ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इंडियन पिनल कोड के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं, जनरल एक्सेप्शंस यानी साधारण अपवाद। भारतीय दंड अधिनियम के तहत हर चीज़ अपराध नहीं हो सकती। कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसे काम जिसको करना कभी कभी जायज़ होता है, कभी कभी मर्ज़ी से किया जाता है, किसी की सहमति से किया जाता है, कभी अनजाने में धोखे से हो जाता है आपसे। तो ऐसे पर्टिकुलर एक्शंस में आपको किसी भी ऑफेंस के अंदर लायबल नहीं किया जाएगा। ये कुछ इस तरीके के एक्शंस हैं जो यूजुअली हमारे साथ होते हैं। हर छोटी चीज़ ऑफेंस नहीं हो सकती। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आप सोचिए, कभी कभी किसी बड़े अपराध, किसी बड़े नुकसान को बचाने के लिए छोटे मोटे नुकसान करने पड़ते हैं, तो क्या आईपीसी में उसको ऑफेंस मानते हैं? अब आप ये एक कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताइएगा। मान लीजिए एक हाईवे पे बस जा रही है और रोड सक्रिय, 2 लेन है, रोड सक्रिय है। टर्न पे, पहाड़ के टर्न पे एक बस है जिसमें 80 पैसेंजर्स हैं। अचानक से बस वाले के सामने फैमिली के साथ एक छोटी कार आ रही है, सामने से घूमती है बस, कार सामने आती है। अब बस वाले को ये पता है कि अगर उसने बस को राइट साइड घुमाया तो राइट साइड में चलने वाले जो 2 व्हीलर्स हैं, जो आ रहे हैं या ओवरटेक बस को कर रहे हैं, वो टकरा सकते हैं और उससे उनकी मौत हो सकती है, वो खाई में नीचे गिर सकते हैं। उस कार को बचाने के लिए अगर ये बस वाला अपनी बस को घुमा देता है और बाइक को टक्कर मार देता है और बाइक खाई में गिर जाती है, उससे बाइक चालक की मृत्यु हो जाती है, तो क्या बस ड्राइवर ने ये जानते हुए, ये मनोभावना नहीं थी उसकी पर उसको नॉलेज थी इस चीज़ की, ज्ञान था इस चीज़ का कि इस ऐसी टक्कर से इस बाइक वाले की मौत हो सकती है, वो ये काम कर देता है, तो क्या आप इसको अपराध कहेंगे? अब आप खुद कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, हम इसको ऑफेंस नहीं कहेंगे क्योंकि हमें दिखाई देगा कि एक ग्रेटर हार्म होने वाला था और उसको बचाने के लिए एक माइनर हार्म, एक 5 लोग मारे जाए गाड़ी में और वे एक मोटरसाइकिल वाला मारा गया, तो कॉमन सेंस क्या कहता है? मौत तो मौत है, ये आपका ईगो कहता है। लेकिन कॉमन सेंस ये नहीं कहता। कॉमन सेंस कहता है कि नहीं भाई, वो 5 लोग मर जाते, बस वाले ने कोशिश की उनको बचाने की। अब एक कैच यहाँ पे ये है कि इतना ईजी भी नहीं है, मतलब कि इतना ईजिली उस व्यक्ति की मौत को हम जाने नहीं देंगे। तो कानून कहता है कि आपने पूरी कोशिश की हो कि किसी और तरीके से ये काम अवॉइड किया जा सकता था, कुछ ऐसा और कर सकते थे, ड्यू केयर प्रिकॉशन ले सकते थे, ब्रेक लगाई आपने, ब्रेक लगाने की कोशिश की, हॉर्न बजाते हुए आपने ब्रेक लगाया, फिर भी किसी भी तरीके से स्पेस नहीं है और तब भी ऐसा करना पड़ जाए। यानी यहाँ पे जनरल एक्सेप्शंस में कोई ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं भी हमारे साथ हो सकती हैं जो कि हमने फोर्सी नहीं करी थी, उस उद्देश्य से गए नहीं थे वहाँ पे, वो काम जानबूझ के कर नहीं रहे थे कि किसी को क्षति पहुँचे या किसी की मौत हो जाए, एनीबडी गेट हर्ट और एनीबडी मे डाई, और आपके साथ एक्सीडेंट हो जाए कोई। तो प्रोवाइडेड, अब आप गाड़ी स्पीड लिमिट पे चला रहे थे, है ना, स्पीड लिमिट पे कार चला रहे हो और एक्सीडेंट हो गया, उससे जो साथ में बैठे थे उनकी डेथ हो गई, तो ये तो एक्सीडेंट है, प्रोवाइडेड आप स्पीड लिमिट में गाड़ी चला रहे थे। तो इसी तरह के कुछ एक्शंस, इनएक्शंस जो कुछ भी हैं, पर्टिकुलरली आईपीसी में इनएक्शंस, ओमिशंस बहुत कम है, कमीशंस के बारे में है, एक्शंस के बारे में है। तो जनरल एक्सेप्शंस आपको उन्हीं तरफ इशारा करता है। और जनरल एक्सेप्शन वाला जो चैप्टर है वो सेक्शन 76 से स्टार्ट होता है और सेक्शन 95 पे ख़त्म होता है। मतलब कि जो जनरल नेचर के हैं, 96 ऑनवर्ड्स, सेक्शन 96 से 106 तक जो आपको सेक्शंस बता रहा है वो आपके बेसिकली प्राइवेट डिफेंस के बारे में बता रहा है। और तो ये कौन सा चैप्टर है दोस्तों? ये चैप्टर है चैप्टर 4। कौन सा चैप्टर है? दिस इज चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी। तो एक एक करके हम सेक्शंस को, जनरल एक्सेप्शंस को समझते हैं और इस पर्टिकुलर पार्ट में सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 91 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो
कभी कभी कोई एक्शन आप ऐसा करें जो कि आप बाउंड बाय लॉ हैं करने से, और उससे किसी को हार्म हो, तो आप ऑफेंस नहीं कर रहे हैं। यानी एनी एक्शन डन बाय पर्सन बाउंड बाय लॉ इज नॉट एन ऑफेंस। कोई जज जुडिशली काम करते हुए किसी पर्टिकुलर एक्शन को करे जिससे किसी का नुकसान हो, तो वो ऑफेंस नहीं है। एनीथिंग डन इन परजुएंट ऑफ अ जजमेंट, न्यायालय के किसी आदेश को पारित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, पारित इज नॉट द राइट वर्ड, एग्जीक्यूट करने के लिए आप कोई काम करते हैं तो वो भी ऑफेंस नहीं है। अब कोई पुलिस वाला है और उसके सामने ऑफेंस हो रहा है और वो ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है सामने वाले को रोकने के लिए कि ऑफेंस ना हो, या उसका अरेस्ट इंश्योर करने के लिए, और तुम उस पुलिस वाले के एक्शन से तुम्हें तकलीफ हो रही है कि ऐसा इतना ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, क्यों उसको मार रहा है बेचारे को, तो तुम चले गए पुलिस वाले को रोकने के लिए। तो वो पुलिस वाला तो बाउंड बाय लॉ है ना, राइट? पुलिस वाला इज बाउंड बाय लॉ, उसका तो वो काम है, वो कर रहा है, वो ऑफेंस थोड़ी कर रहा है। तुम कैसे चले गए उसको बचाने के लिए? ठीक। अब दो पक्ष लड़ाई कर रहे हैं, दो व्यक्ति, एक दोनों को तुम नहीं जानते, और तुम जब पहुंचे तो तुमने देखा कि ए बी को मार रहा है, ए बी को मार रहा है, और तुम ए को रोकने चले गए, तुम ए को रोकने चले गए, तो क्या तुमने गलत किया? और ए को रोकने के लिए मान लो तुमने उसको धक्का दे दिया, तो तुमने उसको हार्म तो किया ना, तुमने उसको धक्का दिया, तो और उस धक्के से अगर उसको चोट लग गई तो हर्ट हो गया वो, तो ये चीज़ ऑफेंस तो नॉर्मल केस में तो ऑफेंस है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में तुम क्या हो? तुम जस्टिफाइड हो, कानून तुमको ये इजाज़त देता है कि बिल्कुल रोको। तुम्हें पता नहीं था कि मारने वाले व्यक्ति को पहले किसने मारा, वो व्यक्ति कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेल्फ डिफेंस में मार रहा हो, और हमने जब देखा तो हमें ऐसा लगा कि वो मारने वाला है, जबकि वो खुद के बचाव में मार रहा था दूसरे पक्ष को। तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन सेंस वाली बातें हैं, पर क्वेश्चन जहाँ से आता है वो सेक्शंस आपसे पूछते हैं, एग्जैक्ट सेक्शन बताइए। तो इसमें चैलेंज क्या है हमारे लिए? सीक्वेंसिंग और सेक्शंस को याद करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेक्शन 77 या 78 है, इसको हम क्लब कर सकते हैं और हम जज लिख सकते हैं, जज या जुडिशियल एक्ट या जुडिशियल जजमेंट का एग्जीक्यूशन। ठीक, तो ये जुडिशियल एक्ट हो गया और ये परजुएंट ऑफ जजमेंट हो गया। सेक्शन 77 और 78 जज की बात करता है, और सेक्शन 79 और सेक्शन 76 को आप एक साथ क्लब कर सकते हैं, जहां पे बाउंड बाय लॉ है और इसमें जस्टिफाइड बाय लॉ है। ठीक है, सेक्शन 79, whenever you are justified by law or you mistakenly believe that you are justified by law, anything that you do in pursuant of this, with this particular feeling, with this particular thought in your mind, that is not an offense. Any action, कोई भी एक्शन जो एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून की वजह से हो जाए वो ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 80 वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 81 कहता है कि अगर आपको किसी अदर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए नुकसान करना पड़े तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 81। तो मैंने आपको जो बस ड्राइवर का, आप याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के बस ड्राइवर्स, ठीक है, ये वाला एग्जांपल आप याद रखेंगे। अब क्या आईपीसी में जो इलस्ट्रेशन दिया है वो शिप और वेसल और दुनिया भर का दिया है, क्योंकि देखिए आईपीसी 1860 में बनाई गई अंग्रेजों के दौरान, तो उन्होंने जो भारत के लिए दंड संहिता बनाई वो अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए बनाई। मतलब अगर हमें ये बताना है ना, मतलब कहते हैं कि जो लॉ पढ़ा हुआ है वो ये जानता है कि इंडियन पीनल कोड में से बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं जो कि दर्शाते हैं कि ब्रिटिश माइंडसेट क्या था। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल यहीं पे है कि वो अपने शिप्स के द्वारा अगर किसी इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में या इंग्लैंड के टेरिटोरियल वाटर्स में अपने शिप को बचाने के लिए, कुछ एक नाव को बचाने के लिए वो छोटी नाव को के ऊपर चढ़ा दें बड़े जहाज़ को, तो वो जानबूझ के उन्होंने किया, जानते थे, तब भी वो ऑफेंस नहीं है। ऐसा इलस्ट्रेशन दिया है, तो हमने उसको अपने करंट टाइम्स में समझा है। तो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कॉलोनियल रिफ्लेक्शन आपको इंडियन पीनल कोड और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों में दिखाई देगा। दोनों में वो बातें बेसिकली अपने इंटरेस्ट को बचाने वाली कर रहे हैं, पर अपने को क्या है, अपने को तो बहुत अच्छा इंडियन पीनल कोड दे के गए हैं। अब क्या इंडिया के पास इतना समय था कि इंडियन पीनल कोड इतना ड्राफ्ट करता? नहीं ना। लेकिन लॉर्ड मैकॉले बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, इसकी ये चीज़ आप इग्नोर नहीं कर सकते। फर्स्ट लॉ कमीशन में उसने जो जो रिमार्केबल चेंजेस किए थे वो हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। अभी हम सेक्शन 82 के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन 82 और सेक्शन 83, इसमें चाइल्ड के बारे में बात होती है। चाइल्ड
कानून की भाषा में, आईपीसी में पर्टिकुलरली 12 साल से कम आयु के बच्चे को चाइल्ड कहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वाले को जुवेनाइल कहते हैं। तो चाइल्ड जो है 12 साल से कम आयु वाला व्यक्ति जो है, अब जुवेनाइल में भी 16 से 18 होता है, बट देन लेट्स नॉट गो ओवर देयर, ये चाइल्ड है। अब चाइल्ड में सेक्शन 82 कहता है कि 7 साल से कम व्यक्ति, बच्चा कोई भी काम करता है तो उसको अपराध मानते ही नहीं है, उसको अपराध मानते ही नहीं है, भले ही मनोभावना भी हो, नॉलेज भी हो, ठीक है। और यहाँ पे हम ये बड़ा फेमस मैक्सिम है जिसको हम सुनते हैं, दैट इज डोली इन कपाक्स, डोली इन कपाक्स, कोई भी काम जो बच्चे द्वारा किया जाए 7 साल से कम आयु का। और सेक्शन 83 कहता है चाइल्ड अबव 7 बट बिलो 12, पर उसमें एक छोटा सा कैच लगाता है, एक्सेप्शन लगाता है, या एक रूल लगाता है कि 7 साल से ऊपर है, 12 साल से कम है, लेकिन उसमें मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझने की सूझबूझ और समझदारी नहीं है। पर अगर सूझबूझ और समझदारी है कि इस चाकू को बच्चा कह रहा है कि मैं सामने वाले को इससे खेलूंगा और मारूंगा तो उससे उसको चोट लगेगी, और वो फिर भी ऐसा कर रहा है, मिस्चीफियस एक्ट है ये, ठीक है, तो वो ऑफेंस होगा। तो यहाँ पे ये है कि ये मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसे डिटरमाइन करेंगे भाई, ये फैक्ट ही ये फैक्ट से डिटरमाइन होगा, इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, राइट, केस टू केस बेसिस पे, आईपीसी में कुछ नहीं डिफाइन किया है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, यहाँ पे लिखा है कि 7 साल से कम, यहाँ पे लिखा है 7 साल से ऊपर 12 साल से कम। तो एक सवाल है कि अगर हम 7 साल के हों तो हम ना 7 साल से कम है ना 7 साल के ऊपर हैं। तो लॉर्ड मैकॉले जिन्होंने आईपीसी बनाई है, मैंने क्या कहा, बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, बेवकूफ़ तो थे नहीं। अब या तो आप एक पर्टिकुलर एज से कम हो सकते हैं या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब जब आप कहते हैं दैट यू आर 22 ईयर्स, so you have completed 22 years, which means you are more than 22 years. You are 22 years day 1, 22 years day 2, 22 years R1, 22 years minute 1. समझ रहे हो? मान लो कि तुम एग्जैक्ट 12 बजे पैदा हुए थे, you were born exact at 12 hours. अब खुद सोचो कितना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ऐसा होगा जहां पे कोई ऑफेंस तुमने 11:59 पे कमिट किया हो, है ना, और दूसरा कोई एक्ट तुमने 12:01 पे कमिट किया हो, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई मर्डर करने जा रहे हो, तुम मर्डर करने जा रहे हो, 11:59 पे चाकू उठाए, 12:01 पे घोपे तो यहां पे अटेम्प्ट टू मर्डर लगा दें या मर्डर लगा दें, ये प्रैक्टिकल नहीं है ना, ये क्वेश्चन ही प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि एज का कंसेप्ट होता है कि यू हैव कंप्लीटेड दोज मेनी ईयर्स। तो या तो तुम 7 साल से कम होगे या तो तुम 7 साल के ऊपर होगे, एग्जैक्ट 7 तुम कभी नहीं हो सकते। कॉमन सेंस। तो यहां पे ये समझिए कि सेक्शन 82 और सेक्शन 83 में बेसिकली डिफरेंस क्या है, 7 ईयर्स लेस, अबव 7 ईयर्स, बिलो 12 ईयर्स। और इसका जस्टिफाइड एग्जाम्पल आपको देना हो, अगर आपको मेरी बात से सहमति ना हो, तो अगर आपको इसको जस्टिफिकेशन समझना हो, तो अगर आप एग्जैक्ट 7 के हैं पर फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अरे मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो आप इस एक्सेप्शन का फायदा नहीं उठा पाएंगे सेक्शन 83 में। याद रहेगा, ध्यान रहेगा। तो सीक्वेंस याद करते हुए चलते हैं। बाउंड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाय लॉ 76 और बेसिकली आपका 79 है, और 77 और 78 में जज के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद 80 थोड़ा सा अलग है, इसमें एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। 81 में दूसरे हार्म को बचाने के लिए, तो आप इसको भी एक तरीके से क्लब ही कर सकते हैं, 80 और 81 को भी आप क्लब कर सकते हैं। किस मतलब दोनों में देखिए हर्ट तो हो ही रहा है, नुकसान तो हो ही रहा है, एक में एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून से हो रहा है और अगले में दूसरे हार्म को बचाने के लिए कर रहे हो। तो 80-81 को हमने क्लब कर दिया। फिर जनरल एक्सेप्शंस, वैसे भी आप अगर पढ़ोगे किताब में तो कहते हैं 7 तरीके के जनरल एक्सेप्शंस हैं, 7 टाइप्स हैं, उसके अंदर कैटेगरीज हैं। तो हम आपके सामने ही क्लब करते हुए चल रहे हैं कि एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून या टू प्रिवेंट अदर हार्म डन बाय चाइल्ड, एनीथिंग डन बाय चाइल्ड। फिर सेक्शन 84 में अनसाउंड माइंड के बारे में बात करता है। अब अनसाउंड माइंड और इंटॉक्सिकेशन दोनों को हम साथ में पढ़ते हैं। तो जहां पे आपकी कंसेंट फ्री नहीं हो, जहां पे आप कंसेंट देने के लायक ही ना हो, यू आर इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट और योर कंसेंट इज नॉट फ्री, एग्जैक्टली। तो कंसेंट इज नॉट फ्री वाला जो चीज आप देखोगे, है ना, वो आपको
पूरा ये कंसेंट के ऊपर ही है। अब आपको कंसेंट नॉट फ्री पे भी हम बताएंगे क्या होता है। अगर आपने कोई कंसेंट दी है फियर या मिसकंसेप्शन के चलते, तो वो भी तो आपकी फ्री कंसेंट नहीं हुई ना। भय के आशय से आपने कंसेंट दे दिया, सम्मति कर दी। 85 इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात करता है। जब आपने कोई चीज़ ऐसी नशा किया जो आपने अपनी मर्जी से नहीं किया, अपनी विल से नहीं किया, और फिर आप कुछ काम ऐसा करते हो जहाँ पे आपके पास जजमेंट या रैशनैलिटी खत्म हो गई है, यू डोंट हैव दी सफिशिएंट कैपेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग कि क्या कर रहे हो, इससे कोई नुकसान हो सकता है, और इंटॉक्सिकेशन इनवॉलेंट्री होना चाहिए, तो एक सेक्शन 85 का एक्सेप्शन आपको फायदा करेगा, मतलब आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए ही है। फर्दर इसके बाद हम सेक्शन 86 की बात करें। कोई ऐसा ऑफेंस जहाँ पे पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज चाहिए हो, और वो आप नशे की हालत में करो, और नशा आपने तब किया है जो आपकी मर्जी से नहीं आपने किया है ना। मर्जी से क्या, पता है दारू से नशा होता है, फिर भी पी लिया, दोस्त ने प्रेशर डाला, पी लिया, तो वो वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन ही होगा ना, वो इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा। कोई दोस्त की पार्टी में गए आप, और बर्थडे चल रहा है, केक कट रहा है, जाम पे जाम चल रहे हैं, बियर की बोतल खोल रहे हैं लोग, और आपने पी लिया क्योंकि आप पीते नहीं थे, और आपके दोस्तों ने बोला बर्थडे है भाई का यार, पी ले यार, कितने ड्रामे करता है, इतने पैसे खर्च कर दिए तेरे को खुश करने के चक्कर में, और तुमने पी लिया, वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन हुआ। इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन कब होगा? मान लो तुम कुछ खा रहे थे, तुमने ठंडाई पी, तुम कुछ खा रहे थे, उसमें भांग मिली हुई थी। वैसे तो चलो छोड़ो, उस जगह पे नहीं जाएंगे, मैरिजुआना करने के बाद कोई ऑफेंस नहीं कर सकता है, लेकिन मान लो तुम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। अब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तुम्हें पता नहीं है यार ये ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक में अल्कोहल मिला हुआ है, तुम पहली बार पी, तुमको नशा हो गया, तुमने 3-4 लोगों को लपाड़े वपाड़े मार दिए नशे की हालत में, तो वो इंटॉक्सिकेशन था, पर वो इनवॉलेंट्री था, तुम्हारे पास कैपेबिलिटी नहीं थी जजमेंट की, तो वो चीज़ में तुम प्रिवेंटेड हो। और दूसरा है 86, जहाँ पे पर्टिकुलर इंटेंट और पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए, पर इंटॉक्सिकेशन इनवॉलेंट्री है। 85 और 86 को आप क्लब कर सकते हैं। उसके बाद अब 87, 88, 89, 90, ठीक है, ये कंसेंट के बारे में बात करते हैं। ये भी कंसेंट में है, पर इसमें इंटॉक्सिकेशन है, और ये कंसेंट की बात करते हैं। अब कंसेंट के बारे में ये क्या कह रहे हैं? सेक्शन 87 कहता है एक्ट्स जो कि कंसेंट से, मर्जी से की गई है आप, पर उसमें किसी भी तरह का इंटेंशन नहीं है ग्रीवियस हर्ट या डेथ कॉज करने का, दैट इज नॉट एन ऑफेंस। क्लियर? सेक्शन 88 कहता है अगर आपने किसी पर्सन के फायदे के लिए कोई काम किया गुड फेथ में और उसकी मर्जी से किया, नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है। यानी एक सर्जन सर्जरी कर रहा है, और हो सकता है कि सर्जरी में सामने वाले की मौत हो जाए, ब्रेन सर्जरी है, हार्ट सर्जरी है, पर गुड फेथ में करता है, क्योंकि सर्जन का काम है मरने वाले को बचाना, और उसकी मर्जी से कर रहा है, नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ। अब कॉमन सेंस की बात है, सर्जन अपना काम मर्जी से करे चाहे बिना मर्जी के करे, सर्जन अपना काम मर्जी से करे चाहे बिना मर्जी के करे, जब तक उसका आशय किसी को मृत्यु मतलब मारने की इंटेंशन से नहीं किया हो, ग्रीवियस हर्ट के इंटेंशन से नहीं किया हो, किसी तरह के हर्ट के इंटेंशन से नहीं किया हो, तब तक वो चीज़ें क्या हैं, जस्टिफाइड होंगी ना। 89 बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड और इनसेन पर्सन के लिए आप कोई काम करो गार्जियन की कंसेंट से, बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड और इनसेन पर्सन गार्जियन की कंसेंट से, तो वो ऑफेंस नहीं है। ठीक, अब गार्जियन की कंसेंट से बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड के लिए क्या बोला, गार्जियन के पास पैसा नहीं था, तो बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड के लिए तुमने किडनैपिंग करवा दी चाइल्ड की, तो वो तो अपने आप में ऑफेंस है किडनैपिंग। ठीक है, इवन इफ द कंसेंट ऑफ द गार्जियन इज देयर, अगर कंसेंट ऑफ द गार्जियन रहती है तो किडनैपिंग नहीं रहती है। और यहाँ पे अगर मान लो गार्जियन खुद ही कंसेंट दे दे और तुमने सोचा कि यार इससे गार्जियन को क्या हो जाएगा, थोड़ा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि अगर बच्चे को अगवा करके ले गए और तुमने पैसा लिया तो तुम गार्जियन को पैसा दोगे, तुमने ये सोच के किडनैप किया, तो उसमें कहीं था कि बच्चा पल जाएगा अच्छे से, बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड है, तो ये ऑफेंस होगा कि नहीं होगा, ज़रा सोच के बताओ। पेक्यूनरी बेनिफिट
एक्सेप्शन रहता है पेक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट अ बेनिफिट, पेक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट अ बेनिफिट। बच्चे के पास पैसे आ जाएंगे तो बच्चे को बेच दिया, जनरल सी बात है। पेक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट अ बेनिफिट, ये याद रखिएगा, ठीक है। बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड मतलब बॉडीली बेनिफिट होना चाहिए, जान बचाने के लिए होना चाहिए, किसी इंजरी से उसको बचाने के लिए होना चाहिए, वो फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे देखना पड़ेगा। या इनसेन पर्सन डन बाय द कंसेंट ऑफ गार्जियन, कंसेंट ऑफ गार्जियन इज मटीरियल है सेक्शन 89। सेक्शन 90 में कंसेंट अगर आप किसी फियर या मिसकंसेप्शन के चलते दे रहे हैं तो सेक्शन 90 आपको बचा ले जाएगा। चलो इसमें बड़ा बढ़िया उदाहरण है इलुस्ट्रेशन। मैं इलुस्ट्रेशन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा सेक्शन, फिर तो आप पढ़ना ईजी रहता है ना। अब सेक्शन 90 में इलुस्ट्रेशन है कि तुमने कोई मर्जी से गैंग ज्वाइन करी जो कि डकैती करती है, अपनी मर्जी से तुमने ज्वाइन करी, और उसके बाद उस डकैत ने तुमको धमका के बोला कि चल बे चोरी कर साथ में, और तू चोरी करने चला गया, तो तुम तो कहोगे यार चोरी तो मैं करना चाहता नहीं था, वो तो मुझे बोला कि मैं तुमको जान से मार दूंगा अगर तुमने चोरी नहीं करी, तो मैं चोरी करने गया, तो मेरी कंसेंट फियर की वजह से थी। तो मिसकंसेप्शन तो नहीं था, पता तो था कि वो डकैतों की गैंग है, चोरी करती है, तुम अपनी मर्जी से ज्वाइन किया ना। अब मान लो कि कहीं पे बैंक में 4 आदमी 5 आदमी बैंक लूटने गए, तो वो डकैती होती है, और उसमें बैंक मैनेजर की कनपटी पे बंदूक रख के उसने वॉल्ट खुलवा दिया, सारा पैसा ले लिया। तो अबैटमेंट ऑफ डेकॉइटी या डेकॉइटी के लिए उस बैंक मैनेजर को तो तुम लायबल नहीं ठहराओगे ना, क्योंकि उसको इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ था। चलो ऐसे भी नहीं समझ में आता है, तो मान लो किसी डकैतों ने ट्रेन से 4-5 लड़कों को पकड़ लिया और उनसे बोला कि सबके बैगों से चल मोबाइल इकट्ठा करते रहे, पैसे निकालते रहे सबके बैग से। तो वो तो ट्रेन से पकड़ा था, अपनी मर्जी से थोड़ी गए थे वो उस डकैतों की गैंग में। तो बड़ा स्लाइट सा डिफरेंस है, पर बड़ा अंडरस्टैंडिंग सिंपल है, इसकी कॉमन सेंस वाला पॉइंट है अगर आप इलुस्ट्रेशंस को साथ में लेके चलेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। सेक्शन 90 तक आपने देखा होगा कि ये सब चीज़ें जो हमें आमतौर पे दिखाई देती हैं पर हम उसमें लॉ नहीं लगा पाते, तो अब आप ये सेक्शंस लगा सकते हैं। सेक्शन 91 में कोई ऐसा ऑफेंस जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ हार्म, वो ऑफेंस है ही। यहाँ पे बड़ा बेहतरीन इलुस्ट्रेशन है और वो है कॉजिंग मिसकैरेज। अब कॉजिंग मिसकैरेज के प्रोविजंस अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, लेकिन अगर मिसकैरेज कर दिया आपने, यानी बच्चे को माँ की कोख में मार देना, बच्चा गिरा देना जिसको बोलते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपने वो जैसे जच्चा बच्चा होता है ना, तो उसमें जच्चा की मतलब मदर की लाइफ बचाने के लिए किया हो, अनलेस एंड अनटिल आपने उस आशा से कोई काम किया हो, तो वो ऑफेंस होगा। अगर आपने मिसकैरेज कॉज किया टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर, देन यू आर प्रिवेंटेड, आप एक्सेप्शन के अंदर आएंगे। लेकिन अगर आपने मिसकैरेज किया है विदाउट दिस इंटेंशन ऑफ सेविंग द मदर, तो वो अपने आप में ऑफेंस है। डजेंट मैटर कि मिसकैरेज करना पड़ गया क्योंकि कोई और हार्म था मदर को, तो इसमें आईपीसी में ये चीज़ बड़े अच्छे से बताई गई है। अब इसके बाद सेक्शन 91 के बाद सेक्शन 92, 93, 94, 95 वो हमें देखना है। तो सेक्शन 92 में आपको कहता है कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। जो मैं आपसे कह रहा था कि डॉक्टर मर्जी के साथ करे या मर्जी के बिना करे, गुड फेथ में जब तक कर रहा है, 88 का कोरोलरी है सेक्शन 92, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेक्शन 92 तो अब 92 में 4 बातें और हैं, तो अब हम इन डेप्थ एक एक प्रोविजन को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम जनरली इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और एक एक सेक्शन के एसेंशियल्स उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, घसीटा मार पढ़ाई नहीं करनी चाहिए एकदम। जनरली जहाँ से एमसीक्यूज आते हैं उसको समझ लेते हैं। अब जनरल एक्सेप्शन आपसे अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में पूछता है तो वो कोई पर्टिकुलर जनरल एक्सेप्शन नहीं पूछता है, वो क्यूमुलेटिवली आपसे किसी ऑफेंस से रिलेट करके पूछेगा या आपसे जनरली सारे एक्सेप्शंस पूछेगा। तो आप सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें लिखेंगे, तो एक सेक्शन बाय सेक्शन हम डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं। सेक्शन 92 में लिखा हुआ है
सेक्शन 92 बेसिकली बात करता है एक्ट डन इन गुड फेथ विदाउट कंसेंट। यहां पे क्या है, अनलेस एंड अनटिल इट वाज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ग्रीवियस हर्ट एंड लाइक दैट। लेट्स मूव अहेड। सेक्शन 93 की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 93। ठीक है, सेक्शन 93 में कम्युनिकेशन की बात करता है। अगर आपने कोई चीज़ कम्युनिकेट करी गुड फेथ में, है ना, सामने वाले ने कहा तुम्हारे बच्चे, डॉक्टर है, सामने वाला डॉक्टर आके ओपिनियन देता आपके बच्चे को मैं नहीं बचा सकता, इतनी बुरी हालत में है वो, और पिता को हार्ट अटैक आ जाए, दादा को हार्ट अटैक आ जाए, तो जबरदस्ती मार डाला ऐसी खबर दे के डॉक्टर ने। लोग यही कहते हैं, पर आईपीसी कहता है कि सेक्शन 93 में वो प्रोटेक्टेड है क्योंकि उसने कम्युनिकेशन गुड फेथ में किया था। सेक्शन 94 की बात करें अगर, इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन 94, तो सेक्शन 94 कहता है एक्ट डन कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। ठीक है, नाउ सेक्शन 94 इज ऑल्सो अ कॉरोलरी टू सेक्शन 90। कंसेंट अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, और कंसेंट whenever you do obviously without consent but under threats। ठीक है, यहां पे आपको डकैत के बारे में बताता है। डकैत वाला जो एग्जांपल दिया था वो मैंने आपको बताया था। सेक्शन 90 से भी आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 90 की वर्डिंग है, a consent is not such a consent as it is intended by any section of this court if the consent is given by a person under fear of injury or under a misconception of fact and the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception। तो सेक्शन 90 में जो ये कंसेंट वाली बात है उसको आप सेक्शन 94 से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से को तो काम नहीं किया, या आप सहमत हुए क्योंकि आपको जान का खतरा था। सेक्शन बाकी अगर इसमें कंसेंट का पार्ट देखें सेक्शन 90 में, तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है पर्सन बेनिफिट बाय कंसेंट not intending to cause death, benefit of a child with the consent of a guardian, acts done by consent with no intention to cause grievous hurt or death। इन सब में जो कंसेंट है 87 में, 88 में, 89 में, ये कंसेंट फियर या मिसकंसेप्शन के कारण ना दी गई हो, तो सेक्शन 90 इनको एक्सप्लेन कर देता है एक तरीके से कि कंसेंट कैसी है, और उसी का एक हल्का सा रिफ्लेक्शन हमको सेक्शन 94 में भी दिखाई देता है, जहां पे एक्ट डन बाय कंपेलिंग थ्रेट्स। ठीक है, फियर इस तरीके का था कि कंसेंट देनी पड़ गई, इंस्टेंट डेथ, यहाँ पे इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है, इंस्टेंट डेथ के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, सो इन दिस यहाँ पे who is on by reason of threat of being beaten, a person seized by gang of force by threat of instant death। सामने वाले व्यक्ति को पकड़ा बंदूक की नोक पे, मैंने आपको बताया था ना, वॉल्ट खुलवाया। ठीक है, डकैतों ने वॉल्ट खुलवाया बैंक मैनेजर से, कनपट्टी पे बंदूक रख के। तो एक्सप्लेनेशन 2 में इंस्टेंट डेथ लिखा हुआ है और एक्सप्लेनेशन 1 में थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन दिया हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 94 के एक्सप्लेनेशंस की बात करें तो जो एक्सप्लेनेशन 2 है ना बॉस, वो ज़्यादा सीवियर है, ज़्यादा सीरियस है ना, क्योंकि आप अपनी मर्जी से डकैतों की गैंग उसमें ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो इंस्टेंट डेथ है। और वहाँ पे इट डजंट मैटर कि आपको किस तरह का फियर था, इंस्टेंट डेथ का भी फियर था तो भी तो आप डकैत की गैंग तो मर्जी से ज्वाइन किया था ना। सेक्शन 95 स्लाइट हार्म की बात करता है, पेटी ऑफेंसेस की बात करता है, छोटी मोटी चीज़ें, छोटे मोटे तकलीफें, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, जो भी आप बोलते हो वो डायलॉग जो भी है वो यहीं पे लागू होता है सेक्शन 95 पे। ठीक है, यहाँ पे पेटी ऑफेंसेस और स्लाइट हार्म के बारे में बात करता है, कोई भी चीज़ जो कि यूजुअली एक नॉर्मल आदमी को नुकसान न लगे, और कोई ज़्यादा रोना गाना करने वाला व्यक्ति है वो कह रहा है नहीं नुकसान हुआ है, हार्म हुआ है, तो वो चीज़ ऑफेंस नहीं होती है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको फंडामेंटल सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 95 तक। और इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चलती रहेगी अपनी कहानी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।